नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इतिहास की इस महाकुंभ सीरीज में अपन गुर्जर प्रतिहार वंश पर बात कर रहे हैं और आज गुर्जर प्रतिहार वंश की मैं 5वीं क्लास लेकर आया हूं, जिसमें अपन महेंद्रपाल से आगे के राजाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके आप क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इसका पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए विद्यार्थियों, अपन आगे बात करते हैं। तो अपन ने कल लास्ट बात कर ली थी महेंद्रपाल प्रथम के बारे में, और महेंद्रपाल प्रथम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसका दरबारी कवि राजशेखर था, जिसने बाल रामायण, बाल महाभारत, कपूर मंजरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। विदसाल भंजिका जैसे ग्रंथों की रचना की थी और विदसाल भंजिका ग्रंथ में इसने अपने राजा को रघुकुल मुनि, रघुकुल मुकुटमणि, चुंडामणि आदि नामों से जो है आदि उपाधियों से क्या किया था, विभूषित किया था। इस महेंद्रपाल प्रथम के बाद में अगर बात करें अपन तो इसके दो पुत्र हुए थे महेंद्रपाल प्रथम के, और ये दो पुत्र कौन कौन से थे उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, शासक था महेंद्रपाल प्रथम, और इस महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र हुए थे। कब से कब तक शासक था ये? अपन ने बात की थी कि महेंद्रपाल प्रथम जो था वो 885 से लेकर 910 ईस्वी तक क्या रहा था, शासक रहा था। और इस महेंद्रपाल प्रथम के दो पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? दो पुत्र। कौन कौन से पुत्र हुए थे, दोनों की चर्चा कर लेते हैं अपन। एक पुत्र तो था जिसका नाम था मिहिर भोज सेकंड, जबकि दूसरा पुत्र था जिसका नाम था महीपाल प्रथम। दो पुत्र हुए थे, एक तो महीर भोज द्वितीय और एक महीपाल प्रथम। इन दोनों पुत्रों की माताएं अलग अलग थी। तो महीर भोज की माता की बात करें अपन तो एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है एशियाटिक ताम्रपत्र, और इस एशियाटिक ताम्रपत्र में मिहिर भोज की माता का नाम क्या मिलता है? तो इसकी माता का नाम मिलता है दहनागा देवी। क्या नाम मिलता है? दहनागा देवी, जो कि महेंद्रपाल की प्रथम पत्नी थी। जबकि महीपाल प्रथम की बात करें अपन तो इस महीपाल प्रथम की माता का नाम क्या था? तो इसकी एक अभिलेख है, पहले तो असनी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? असनी अभिलेख। और इस असनी अभिलेख से पता चलता है कि महीपाल प्रथम की जो माता थी इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था आपके मही देवी। क्या नाम था? मही देवी। यानी मही देवी से कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? महीपाल प्रथम जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से असनी अभिलेख और एशियाटिक ताम्रपत्र जो है ये महेंद्रपाल की पत्नियों के बारे में और इसके पुत्रों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो महेंद्रपाल प्रथम के बारे में बाद में इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम क्या था? इसका ज्येष्ठ पुत्र था मिहिर भोज द्वितीय। ये मिहिर भोज द्वितीय क्या बनता है? शासक बनता है। यानी इसका क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। और उत्तराधिकारी बनता है। और मिहिर भोज कब से कब तक शासक रहता है? तो ये 910 ईस्वी से लेकर 914 ईस्वी तक जो है प्रतिहार वंश का क्या रहता है? शासक रहता है। लेकिन महेंद्रपाल प्रथम के बाद में जो योग्य पुत्र शासक बना था उसका नाम क्या था? महीपाल प्रथम। और ये महीपाल प्रथम जो है ये कब से कब तक शासक रहता है? तो 914 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक ये प्रतिहार वंश का शासक रहता है। और ये महीपाल प्रथम जो है प्रतिहार वंश का सबसे योग्य और एक प्रतापी शासक होता है, कुशल और प्रतापी शासक होता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को? तो आगे बात करते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिए आप, महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम। और ये महीपाल प्रथम कब से कब तक शासक है विद्यार्थियों? तो 914 से लेकर 943 ईस्वी तक। और इस महीपाल प्रथम के बारे में अपने को कहां से जानकारी मिलती है? तो महीपाल प्रथम के बारे में एक अरबी यात्री हुए थे जिनका नाम था
अल मसूदी, अरबी यात्री जिनका नाम क्या था? अरबी यात्री जिनका नाम था अल मसूदी, अल मसूदी। एक प्रतिहार शासक हुए थे मिहिर भोज प्रथम, जिनके समय तो अरबी यात्री जो है सुलेमान ने कन्नौज की यात्रा की थी, जब भारत की यात्रा की थी और कन्नौज भी आया था। और महिपाल प्रथम के समय अरबी यात्री कौन से आए थे? अल मसूदी। और अल मसूदी ने महिपाल प्रथम को एक कुशल व प्रतापी शासक बताया। एक कुशल और क्या बताया? प्रतापी शासक बताया। और इस अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के बारे में लिखा कि एक कुशल शासक था, एक प्रतापी शासक था। और इसी अल मसूदी ने इसके वैभव व राजकार्यों की क्या की थी? प्रशंसा की थी। क्या की थी? प्रशंसा की थी। तो अल मसूदी क्या था? एक अरबी यात्री था जिसने महिपाल प्रथम की क्या की थी? जो है प्रशंसा की थी, इसके वैभव की प्रशंसा की थी। इसी महिपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे विद्यार्थियों? तो इसके दरबारी कवि थे जिनका नाम था राजशेखर। दरबारी कवि जिनका क्या नाम था? राजशेखर। और राजशेखर महिपाल प्रथम के बारे में लिखते हैं कि ये आर्यावर्त के महाराजा धीराज थे। यानी राजशेखर ने जो है महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का मतलब उत्तरी भारत का महाराजा धीराज बताया। किस कवि ने बताया? तो राजशेखर ने बताया था। ये राजशेखर जो है महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में भी थे, उनके राजकवि थे, और इनके दरबार में भी क्या थे? ये राजकवि थे। तो इन्होंने इनको क्या बताया? तो आर्यव्रत यानी उत्तर भारत का महाराजा धीराज जो है वो क्या किया था? बताया था। इसी महिपाल प्रथम के बारे में आगे बात करें अपन, तो महिपाल प्रथम के बारे में एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है, ये देखो अपन ने पढ़ा था कि ये अपना जो है ये भारत है, और इस भारत का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भीनमाल पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? भीनमाल। और इस भीनमाल के जो प्रतिहार हुए हैं, जिनमें शासक कौन हुए हैं? महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम ने कन्नौज पर, किस क्षेत्र पर? आपके कन्नौज पर, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना का बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? कन्नौज। और इसी कन्नौज यूपी पर अपना क्या किया था? अधिकार किया था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इनके समकालीन दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो इनके समय राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय, समाप्रार्थी में इंद्र थर्ड। और ऐसा बताया जाता है कि इस इंद्र थर्ड ने महिपाल प्रथम के ऊपर आक्रमण किया। और इसने क्या किया? इसने इंद्र तृतीय ने सबसे पहले उज्जैन एमपी पर जो है अपना अधिकार किया, और उज्जैन एमपी से अधिकार करते हुए कहां पर चला गया? कन्नौज पर। और कन्नौज पर भी अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उज्जैन और कन्नौज दोनों को जलाकर क्या कर दिया? राख कर दिया। ये जानकारी अपने को एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है काम्बे ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र? काम्बे ताम्रपत्र। तो काम्बे ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है कि इंद्र तृतीय ने उज्जैन और कन्नौज को जलाकर क्या कर दिया था? राख कर दिया था, यानी नष्ट कर दिया था। हालांकि भीनमाल प्रथम के समय उज्जैन और कन्नौज जो है ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और एक विकसित साम्राज्य थे, लेकिन इनको नष्ट करने की जानकारी काम्बे ताम्रपत्र से मिलती है। और कौन नष्ट करता है? तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से नष्ट कर देता है। लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम क्या है? आर.सी. मजूमदार। और आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं? आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि इंद्र तृतीय ने उज्जैन और कन्नौज को भले ही जो है नष्ट कर दिया था और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, लेकिन
इस इंद्र तृतीय के यहां से जाने के बाद में महिपाल ने पुनः कन्नौज पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो आरसी मजूमदार के अनुसार क्या बात है कि महिपाल प्रथम ने इंद्र थर्ड के कन्नौज व उज्जैन से जाने के बाद इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यानी इसने पुनः इस पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। अगर बात करें अपन आगे तो इस महिपाल प्रथम के बाद में जो है महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनते हैं। और इस महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में 4 प्रतिहार शासक आते हैं। कौन कौन से थे, इनके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए, महिपाल प्रथम के बाद में इस महिपाल प्रथम के बाद में शासक कौन बनते हैं, महेंद्रपाल द्वितीय। और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं आपके, इसके बाद में देवपाल। कौन शासक बनते हैं, देवपाल। और देवपाल के बाद में जो उत्तराधिकारी बनते हैं इनके, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था विनायक पाल प्रतिहार। और विनायक पाल प्रतिहार के बाद में शासक बनते हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपके विजयापाल। और विजयापाल के पुत्र हुए थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था राज्यपाल। और राज्यपाल एक प्रतिहार वंश के ऐसे शासक हुए थे जिन्हें तत्कालीन अरब आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी से हार का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। तो अब अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, राज्यपाल के बारे में। और ये राज्यपाल जो है, ये राज्यपाल 990 ईस्वी में क्या बनते हैं, प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं। तो अपन बात करेंगे किस पर, राज्यपाल के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप, राज्यपाल। 990 ईस्वी में ये क्या बने, शासक बने। इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि राज्यपाल के समकालीन जो है, राज्यपाल के समकालीन एक सेक्टर पड़ता है खजुराहो। कौन सा सेक्टर पड़ता है, खजुराहो। और इस खजुराहो के नरेश कौन थे, इस खजुराहो के नरेश थे यानी शासक थे चंदेल वंशीय, चंदेल शासक विद्याधर। कौन थे, चंदेल शासक विद्याधर। और इस विद्याधर का यहाँ पर समकालीन शासक होना राज्यपाल पर क्या असर पड़ेगा, उस पर अपन बात करेंगे। तो राज्यपाल के समय क्या होता है, राज्यपाल के समय एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी। और इस मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, इस मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में जो है राज्यपाल पर क्या किया था, आक्रमण किया था। राज्यपाल पर आक्रमण किया यानी राज्यपाल कहाँ का शासक था उस समय, कन्नौज का शासक था। यानी मोहम्मद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, कन्नौज यूपी पर क्या किया था, आक्रमण किया। और इस कन्नौज में उस समय लमसम बताया जाता कि बहुत सारे मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे। तो इस मोहम्मद गजनवी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण कर इन हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया और कन्नौज को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन मोहम्मद गजनवी के जाने के बाद में राज्यपाल ने पुनः अपना इस पर अधिकार किया, कन्नौज पर अधिकार किया। लेकिन इसके समकालीन खजुराहो के जो विद्याधर शासक थे, चंदेल शासक विद्याधर थे, इन विद्याधर ने इस राज्यपाल की क्या की, अवहेलना की। क्या की थी, अवहेलना का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी इसको धिक्कारा, इसकी हंसी मजाक उड़ाई। क्या हंसी मजाक उड़ाई, इसका मजाक बनाया
कि भाई राज्यपाल जो है अपने राज्य को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित नहीं रख सका और एक मोहम्मद गजनवी से जो है अपने राज्य को तहस नहस करवा दिया। तो इस प्रकार से इसका सहयोग नहीं किया जो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्याधर ने इसकी हंसी मजाक उड़ाई। इसीलिए विद्याधर, खजुराहो के चंदेल शासक विद्याधर और राज्यपाल के मध्य क्या हो गया? आंतरिक कलह हो गया। क्या हो गया? आंतरिक कलह। और इस आंतरिक कलह के कारण जो है विद्याधर वर्सेस राज्यपाल, दोनों के मध्य क्या हो गई? लड़ाई हो गई। और इसी युद्ध में जो है विद्याधर ने राज्यपाल को मौत के घाट उतार दिया। यानी ये क्या हुआ? मारा गया। किसके हाथों मारा गया? विद्याधर के हाथों मारा गया। इस प्रकार से राज्यपाल के बाद में इसका पुत्र त्रिलोचन शासक बना। कौन शासक बना? त्रिलोचन। ऐसा बताया जाता है कि त्रिलोचन शासक बना। त्रिलोचन प्रत्यार क्या बनता है? शासक बनता है। और ऐसा बताया जाता है कि इस त्रिलोचन पर 1019 में पुनः गजनवी ने क्या किया? आक्रमण किया। गजनवी ने पुनः क्या कर दिया? इस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन यहां पर यह बात भी मिलती है कि गजनवी ने जब इस पर आक्रमण किया था तो इस बार त्रिलोचन की जो राजधानी थी वो कन्नौज न होकर बारी थी। क्या थी? बारी। और ये बारी कहां पर पड़ता है? तो ये बारी पड़ता है आपके रामगंगा और सरयू नदी के तट पर। ठीक है। तो बारी जो स्थान है, ये बारी स्थान कहां पर पड़ता है? तो रामगंगा और सरयू नदी के तट पर पड़ता है। इसका मतलब त्रिलोचन जब 1018 ईस्वी में गजनवी जो है आक्रमण करता है राज्यपाल पर, और राज्यपाल जब मारा जाता है तो विद्याधर का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। तो इसीलिए त्रिलोचन जो है अपनी राजधानी खो बैठता है और बारी को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। तो बारी पर क्या करता है? गजनवी आक्रमण करता है और जो है त्रिलोचन जो है यहां पर क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसी त्रिलोचन का जो पुत्र है जिसका नाम क्या था? यशपाल। इसका नाम क्या था? यशपाल। और ये यशपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक। किस दृष्टि से? क्योंकि आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो त्रिलोचन का पुत्र यशपाल प्रत्यार वंश का अंतिम शासक। तो इसकी जो जानकारी है वो 1036 ईस्वी का कोड़ा अभिलेख, जो कि कहां पर पड़ता है? जो आपके इलाहाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है? इलाहाबाद में। तो इसकी जानकारी देता है। इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है अपने को कि 1093 ईस्वी में जयचंद गैडवाल नामक शासक ने जो है इस प्रत्यार वंश के अस्तित्व को यहां से समाप्त कर दिया और गैडवाल वंश की कन्नौज पर क्या की थी? स्थापना की थी। तो इस प्रकार से प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? यशपाल हुआ है। तो ये अपने प्रत्यार वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी थी विद्यार्थियों। तो आज अपन ने प्रत्यार वंश को संपूर्ण पढ़ लिया है। इसके बाद में अपन प्रत्यार वंश से संबंधित कल की क्लास में एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में मैं आपको लास्ट में एक और जानकारी देना चाहता हूं विद्यार्थियों। 7 अप्रैल 2025 से प्री बीएसटीसी के समाधान क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पर जो है बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तो इन बैचों के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और समाधान क्लासेस से जुड़ सकते हैं। समाधान से ही क्यों जुड़े विद्यार्थियों? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि समाधान ने प्री बीएसटीसी एग्जाम 2024 में 6 रैंक देकर राजस्थान में इतिहास रचा है। 6 रैंक देकर इतिहास रचा है और 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का प्री बीएसटीसी में चयन करवाया है। तो आप बिना देरी जो है समाधान क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर पर दिए गए नंबरों पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 7 तारीख से प्रारंभ होने वाले बैच में जुड़कर
50 दिन की रणनीति के साथ, समाधान के साथ जुड़कर अपने सिलेबस को संपूर्ण कर सकते हैं। समाधान क्लासेस के द्वारा प्री बीएसटीसी की बुकलेट आपको इसमें निःशुल्क दी जाएगी, और एक बैग भी निःशुल्क दिया जाएगा। इसीलिए आप बिना देरी किए समाधान से जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।